आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे 5 राज्यों में हुए चुनाव की और उसमें बीजेपी की बम्पर जीत की। बीजेपी क्यों जीती है, इसके पीछे क्या कारण है और कांग्रेस की ये यथास्थिति क्यों देखने को मिल रही है। इस हफ्ते ये देश हमारा में इसी मुद्दे पर होगी बड़ी चर्चा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। प्रियंका डुबली, माया डुबली, अब की डुबी जयंत। अरे बाबा के बुलडोजर चली जब सीएम बनी है मोहन। ये 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। अगर वाकई ये 2024 का संदेश है तो कुछ बातें बहुत साफ हैं। गांधी परिवार की ताकत, पंजाब में बादल परिवार साफ, यूपी में यादव परिवार का जोर फीका। कुल मिलाकर परिवारवाद की राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है और इसके साथ ही यूपी की सियासत के कई मिथक भी ध्वस्त हो गए। 37 साल बाद यूपी में कोई पार्टी और कोई मुख्यमंत्री रिपीट हो रहा है। नोएडा आने पर हार पक्की वाला मिथक भी चकनाचूर हो गया। योगी जी, आपने बड़े सारे मिथक तोड़े पिछले 5 साल के अंदर। एक उसमें से मिथक था कि नोएडा, मैं हर मुख्यमंत्री कहता था मैं नोएडा जाऊंगा तो हार जाऊंगा, लेकिन आप तो नोएडा चले गए और एक बार ही नहीं कई बार चले गए। मैंने कहा ना, एक ही संकल्प लेके बढ़े हैं, काम ये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम। एक ही कामना है कि लोक कल्याण का पथ अगर चुना है तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। मां से कभी बात करते हैं अपनी आप? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद जाने का एक बार प्रयास करूंगा। मेरे पिताजी का 2 साल पहले देहांत हुआ था, दुखद निधन हुआ था, मैं जा नहीं पाया था और मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के मारे भी बात नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है। आज अपनी माँ को कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, अपनी माँ का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। सत्ता की मलाई के बाद अंत में दल बदलने वालों को जनता ने सबक सिखाया है। परिवार को टिकट के लिए ब्लैकमेलिंग करने वालों के अरमान भी धरे के धरे रह गए। एक बात और तय हो गई कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस का मजबूत विकल्प बन रही हैं। तो आज 2022 के जनादेश से निकले इन तमाम संकेतों पर होगा सबसे बड़ा मंथन। जनादेश में छिपे संदेश का विश्लेषण सुनिए। परिवारवाद की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। बादल परिवार हो, यादव परिवार हो, गांधी परिवार हो, सबको इस बार हार का सामना करना पड़ा है। मौका परस्त दल बदलुओं को जनता ने नकार दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो हश्र हुआ वो हम सबने देखा। हरक सिंह रावत का जो हश्र हुआ वो हम सबने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी भी पूरी तरह बरकरार है, कायम है, या फिर मैं और स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो पूरा जलवो जलाल जो है वो दिखाई दे रहा है। किसानों पर भ्रम फैलाने वालों की पोल खुल गई है। वो इलाके जहां कहा जा रहा था जाटों की मार पड़ेगी, किसानों की मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार की मैं बात कर रहा हूं, वो मिथक भी टूट गया। हाथरस लखीमपुर का मुद्दा खोखला साबित हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई करी उसके बाद लखीमपुर में सभी सीटें, हाथरस में अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। क्या 2022 का जनादेश 2024 के लिए झांकी है? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, दूसरी तरफ मणिपुर है और तीसरी तरफ गोवा है। यानी 4 राज्यों के अंदर हम करें तो 4 दिशाओं के अंदर यह राज्य है। और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है। मैं आम आदमी पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक एक ही सवाल उनसे पूछता हूं कि बीजेपी के पास तो कई राज्य हैं, कांग्रेस के पास तो विचारों के पास 2 से 3 राज्य थे, एक उसमें से भी आपने छीन लिया।
मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बड़ी जीत हुई है बीजेपी की इन चुनावों के अंदर। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, एडवाइजर भी हैं प्रियंका गांधी के, उनका अभिनंदन है। इन 5 राज्यों में स्टार प्रचारक भी रहे, लेकिन इनका प्रचार काम नहीं आ सका। मेरे साथ इस चर्चा में सुधीर दुबे जुड़ रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। संजय कुमार है, जाने माने चुनाव विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और तौसीफ खान भी जुड़ेंगे, नेता टीएमसी के, जो ओबी लिंक से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले संजय जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि चुनावों पर यह चर्चा हो रही है और आपसे स्टार्ट में करना चाहता हूं। आपका एक लेख मैंने पढ़ा और उस लेख में जो आपने लिखा उसके पीछे कारण क्या था? आप पिछले कई चुनाव को देखें या इन चुनाव में भी जो 2-3 राज्यों में जो नतीजे हैं, सिर्फ और सिर्फ गठबंधन से चुनाव नहीं जीता जा सकता। सिर्फ और सिर्फ गठबंधन से आप अपना वोट शेयर तो बढ़ा सकते हैं, जनाधार बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चुनाव जीतना है तो अपने पक्ष में कुछ उत्साह पैदा करना होगा। और वो उत्साह कैसे पैदा होगा? जब आप कोई प्रॉमिस करते हैं और जनता उस प्रॉमिस पे भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, गठबंधन से उनका वोट तो बढ़ा, लेकिन वो उस तरह का भरोसा नहीं जनता में स्थापित कर पाए, जिससे इस गठबंधन के अलावा जो एड ऑन चीज थी, एड ऑन वोट, वो नहीं वो अपनी ओर पक्ष में कर पाए। अगर आप पंजाब का ही देखें, पंजाब में भी बीजेपी ने भी गठबंधन किया, अकाली दल ने भी बीएसपी के साथ गठबंधन किया, और जीत किसकी हुई? और जीत नहीं, आंधी तूफान जो भी कह लें, अकेला लड़ता हुआ पार्टी, सुनामी अकेली लड़ती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप गठबंधन कितना भी जमा कर ले, और हमने पिछले कई सालों में कई बार देखा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देखिए ये जो 2022 का नतीजा आया है, ये 2024 के लिए भी एक बड़ा संदेश है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का खिसकता जनाधार वाकई आपके लिए बहुत परेशानी की स्थिति तो आई, लेकिन अब आपको रिप्लेस किया जा रहा है? 2009 से लेकर 2014 तक, और ये जो 2004 से 2009 तक लगभग 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस लेड हुकूमत रही, तो बीजेपी तो कहीं नहीं थी। तो 10 साल में बीजेपी हारने के बाद, बीजेपी धरातल पर रहने के बाद, और 2014 में प्रचंड बहुमत से आ सकती है, तो 2024 में कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? नरेंद्र मोदी फैक्टर तो है ही, परंतु एनएम फैक्टर का मतलब यह भी है निरंतर मेहनत। निरंतर मेहनत आज भी आप देख रहे होंगे, गुजरात में भी निरंतर मेहनत चल रही है, और सामने था एवाई फैक्टर। बिल्कुल सामने एवाई फैक्टर, एवाई फैक्टर है अंतरराष्ट्रीय यात्रा फैक्टर। मतलब हम निरंतर मेहनत करते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर निकल जाते हैं। और लास्ट फैक्टर आरएसएस फैक्टर। आरएसएस फैक्टर का भी विश्लेषण सुनिए। वैसे आरएसएस सुनकर यहां पर कुछ लोग घबरा जाएंगे। ये आरएसएस का मतलब है कि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के लिए शासन देना और सामाजिक जल कल्याण योजना जो है, ये आरएसएस फैक्टर। और इनका है एसपी फैक्टर, मतलब सपरिवार फैक्टर। केवल सपरिवार घूमना है, हम सामाजिक जन कल्याणकारी योजना करते हैं, ये सपरिवार घूमते नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फैक्टर है। मोदी जिस चुनाव में जाते हैं वो गेम चेंज हो जाती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति खत्म करी नरेंद्र मोदी ने, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर वोट पड़ा। लगातार चुनावों के अंदर राष्ट्रवाद को मुख्य धारा में लेकर आया गया, देश हित को की सोच को सर्वोपरि करा गया। वो एक बड़े कारण रहे जिसकी वजह से मोदी को द गेम चेंजर भी कहा जाता है। अगर हम 5 बड़े फैक्टर्स की बात करें तो इस चुनाव के अंदर वो उस 5 बड़े फैक्टर में यह भी रहा, हिंदुत्व को जो कांग्रेस ने लाइन से गाली दी, उसकी वजह से भी आपकी उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में इस कदर हार हुई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जैसा ब्रांड, जिसको ब्रांड माना जा रहा था, लेकिन हालत बहुत खराब हो गई वहां पर। देखिए अमीश देवगन, आप पिछली बारी से भी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, 2.5% वोट शेयर है आपका। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की हालत खराब हुई है, वो अपना चुनाव हार गए हैं। देखिए अमीश देवगन जी, जहां तक हिंदुत्व को गाली देने का सवाल है, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी ने कभी हिंदुत्व को गाली नहीं दी। उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा अपने शब्दों में करके बताई। जैसे मैं भी कौन होते हैं हिंदुत्व की परिभाषा करने के लिए? आचार्य प्रमोद कृष्ण करे परिभाषा, महामंडलेश्वर करे परिभाषा, राहुल गांधी हिंदुत्व की परिभाषा कर रहे हैं। आचार्य जी, आपको गुस्सा नहीं आता? अमीश देवगन जी, बात यह है कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। तो क्या ये अधिकार राहुल गांधी जी का नहीं है? वो भी इस देश के बहुत संसद के सम्मानित सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदुत्व की परिभाषा अपने अपने तरीके से पहले भी होती आई है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। क्योंकि एक ही सत्य है, उसको अपनी अपनी भाषा में लोग
परिभाषित करते रहते हैं, ये तो हमारा शास्त्र कहता है। तो अगर राहुल जी ने हिंदुत्व के लिए कहा कि हिंदुत्व जो है, जो झूठ बोलता है वो हिंदुत्व में नहीं आता है, हिंदुत्व सच्चाई का नाम है, हिंदुत्व त्याग का नाम है, हिंदुत्व दया का नाम है। हिंदू अलग है, ये आप बोल रहे हैं आचार्य जी। आपको पता है सत्य क्या है, सत्य थोड़ा कटु है। मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता क्योंकि आप खुद धर्माचार्य रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं हिंदुत्व को लेकर जो भाषा बोली गई। मैं खुद हरिद्वार में था, मैं कई महामंडलेश्वरों के साथ मैंने कार्यक्रम किया, उन सब के मन में, दिल में वेदना और पीड़ा थी कि हिंदुत्व जैसे शब्द को गाली दी जा रही है। किसी वेद पुराण में हिंदू और हिंदुत्व को अलग नहीं लिखा गया, लेकिन राहुल गांधी ने करा इस चुनाव से पहले, और उसका हाल देख लिया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2.5% वोट के बराबर नहीं रखा और उत्तराखंड ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए अमित देवगन जी, हो सकता है कि आप उनकी परिभाषा से सहमत ना हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व को गाली दी ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात, मैं अपनी बात करना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि भाई सब जगह परिवारवाद, और ये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश की आज़ादी से लेकर के आज तक नेहरू गांधी परिवार का बहुत बड़ा बलिदान है इस देश के लिए। आज़ादी में भी बलिदान है। क्या पंडित नेहरू ने आनंद भवन देश की आज़ादी के लिए कुर्बान नहीं किया, लड़ाई लड़ने के लिए? क्या महात्मा गांधी की शहादत नहीं हुई? क्या इंदिरा गांधी की शहादत नहीं हुई? क्या राजीव गांधी की शहादत नहीं हुई? क्या हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की शहादत नहीं हुई? क्या आतंकवाद को खत्म करने में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह की शहादत नहीं हुई? आपको क्यों लगता है कि चुनाव क्यों हारी कांग्रेस पार्टी? आपके 5 कारण क्या? अब ये 3 कारण। हाँ ठीक है अमीश जी, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चुनाव हारने के कई कारण होते हैं, चुनाव जीतने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण हमको नजर आता है, किसानों के मूवमेंट में तो कांग्रेस और प्रियंका गांधी रही, लेकिन अब लखीमपुर हुआ, प्रियंका गांधी रही, जेल में प्रियंका गांधी गई, हिरासत में प्रियंका गांधी ली गई। लेकिन सवाल है कि अगर प्रदेश की जनता ने यह मान लिया कि प्रियंका गांधी लड़ तो रही हैं, लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा में है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितना विरोधी सेक्टर था वो सब समाजवादी पार्टी को मिला, इससे उन्हें फायदा हुआ। और इस फायदे के जो रिएक्शन थे वो क्या हुए कि जो मायावती जी का वोट था उसमें बहुत सारा वोट ऐसा था जो समाजवादी पार्टी को, एक मिनट, समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहते थे। आपका कैंपेन गलत जगह पे चला गया। आपने नारा दिया लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन आप देखिए कितने लोगों की जमानत वहां पे जब्त हो गई। इन्होंने कहा कि लखीमपुर प्रियंका जी गई, लखीमपुर में पूरी स्वीप बीजेपी ने की। इन्होंने कहा उन्नाव प्रियंका वाड्रा गई, उन्नाव में पूरी स्वीप बीजेपी ने की। ये हाथरस गई प्रियंका वाड्रा जी, हाथरस की विधानसभा भी बीजेपी ने जीती। तो जहां जहां प्रियंका वाड्रा गई वहां बीजेपी जीत कर आया। और उसके पीछे मूल कारण मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट सवाल किया मैं, मैं आपको आचार्य जी 10 सेकंड में बोल रहा हूं। मूल कारण आप ठीक समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा है कि 50% से ज्यादा हमें वोट शेयर पाना है, और उसके लिए हमें जो समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए, चाहे उसे घर बनवा कर देना हो, नल से जल पहुंचवा कर देना हो, शौचालय बनाकर देना हो, उसको उज्ज्वला योजना से देना हो, एक लाभार्थी की नई जात हमने पैदा कर दी। ये लोग पुरानी जातियों में अकड़े रहे, जकड़े रहे, हमने एक लाभार्थियों की एक नई जात पैदा की जिसका केवल एक ही काम था कि हम उन्हें विकास के कार्य करके दे, और वो लाभार्थियों की जात महिला हमें वोट दिया। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बोला बीजेपी को लोक लुभावन जनादेश नहीं मिला है, वोटों की लूट हुई है, ये ममता बनर्जी ने बोला। दूसरी तरफ कहा गया कि आपने 80 बनाम 20 कर दिया था, इस वजह से ये चुनाव आप जीत गए। ये इस आरोप का आप क्या जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि अब नतीजे आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरा खुद का वोट दादरी में है, मैंने वहां पर वोट दिया। तो एक बुरखे में खड़ी हुई सुल्ताना थी जिसने मुझे बताया कि वो भी बीजेपी को वोट दे रही है। तो मैंने सुल्ताना जी से पूछा कि आप क्यों दे रही है बीजेपी को वोट? तो उन्होंने बोला कि मेरा घर जो आवास योजना के तहत मोदी जी ने बनाया, और मेरे घर में शौचालय योगी जी ने बनाया, तो मुझे बता दीजिए कि क्या ये 80 में मानेंगे इनको या 20 में मानेंगे, या आप इसको हिंदुत्व का वोट कहेंगे या इसको पोलराइज वोट कहेंगे। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषा करेंगे इसका। आचार्य जी, ये क्यों कांग्रेस, राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता थे हमारे साथ, उन्होंने बोला ये हिंदुत्व की इन्होंने ब्रांडिंग करी और 80 बनाम 20 करा, उस कारण बीजेपी को उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में फायदा हुआ। मान लिया चलिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 80-20 का फायदा हो गया, मणिपुर में क्या हो गया, गोवा में क्या हो गया, कुछ तो करा होगा। ठीक है अमीश देवगन जी, एक तो शहजाद पूनावाला जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। सिर्फ उत्तर प्रदेश तक शहजाद पूनावाला ने गिराया कि प्रियंका गांधी लखीमपुर गई, हाथरस गई और उन्नाव गई
और आगरा गई, सब जगह बीजेपी जीती। मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 39% टू 41%, संजय जी भी इस बात को मेरी जवाब देंगे कि 41% वोट पड़ा बीजेपी को और बीजेपी जीत गई। जनतंत्र का नियम है, ये संविधान की व्यवस्था है। तो 41% अगर किसी को वोट मिल जाए या 41% लोग अगर किसी के साथ खड़े हो जाएं तो इसका मतलब सत्य परिवर्तित हो जाएगा क्या? अगर 41% लोग ये कह दें या 45% लोग ये कह दें कि सूरज पूरब से नहीं निकलता तो क्या सत्य बदल जाएगा? तो अब आप जनता के विवेक पे सवाल उठा एक सेकंड, मतलब कि नेता में कोई खोट नहीं, मैं बात को पूरा कर रहा हूं। नेतृत्व में कोई खोट नहीं, जनता में खोट। सुनिए, जहां जहां जुल्म हुआ प्रियंका गांधी गई। क्या लखीमपुर खीरी में लोगों को नहीं मारा गया कार से कुचल के? क्या हाथरस का कांड नहीं हुआ? क्या उन्नाव का कांड नहीं हुआ? क्या आगरे का कांड नहीं हुआ? क्या किसान 700 लोग नहीं मरे? ये हुआ। इसका मतलब ये है आपके नेता की कोई विश्वसनीयता नहीं है, इसीलिए आपने बातें जो उठाई उसके लिए भी लोगों ने कहा कि मोदी जी ही है जो अगर कोई बेरोजगारी है भी तो उसको दूर करने के लिए मोदी जी और योगी जी काम करेंगे। ठीक है, यही तो मुझे जवाब देने दीजिए। आपके नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, इसलिए तो आपके मुख्यमंत्री हारे। आप बोलने नहीं, दोनों सीट पैदा होगी ना। अब चुनाव हो चुका, आप जीत चुके हैं, आपको पंजाब में दोनों मुख्यमंत्री हारे आपके। अरे भाई, आपका उत्तराखंड में हार गए मुख्यमंत्री, तो ऐसा देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखिए पहले ताउम्र आचार्य जी यही गलती करते हैं। अरे भाई धूल चेहरे पर थी, हो गया। आचार्य जी जो है कांग्रेस का आईना साफ करते रहे। मेरी बात को होने दो पूरी। मैं ये कहना चाहता हूं कि 41% वोट बीजेपी को मिला और जनतंत्र की व्यवस्था के आधार पर सरकार बन गई। लेकिन क्या 59% जो उनके खिलाफ पड़ा तो क्या उनको नजरअंदाज किया जाएगा? अमीश देवगन जी, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं आज बात कर रहा हूं आपसे, और ये याद रखना 2024 गांधी का है। ये 59% का नेतृत्व आप कर रहे हो। ममता बनर्जी को तो लग नहीं रहा कि आप नेतृत्व करने के लायक हैं। यही शरद पवार भी इस बात को कह रहे हैं। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन तौसीफ खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने बोला है कि वोट की चोरी हुई है। तौसीफ खान, 5 राज्यों में जो मैंडेट आया उसमें 4 राज्यों में वोट की चोरी हुई और केजरीवाल जी बिना वोट की चोरी के जीत गए। हाउ यू कैन डाइजेस्ट इट? देखिए, बी लॉजिकल इन योर पॉइंट्स ना। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है बाकी राज्यों की तरह से अलग है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे ईवीएम को संभाल कर रखना, फोर्सेस सही तादाद में देना, इसको लेकर प्रश्न मार्क है। डीएम को ईवीएम बदलने के लिए हटा दिया गया है। तो ये सारे सवाल है। वोटिंग में गिनती उसी ईवीएम मशीन की होनी चाहिए जिसमें जनता ने जाकर के वोट दिया है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि उसी ईवीएम में जनता ने वोट दिया। यही वजह कि ममता बनर्जी ने बोला है कि अखिलेश, अरे मतलब इसलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी को चाहिए कि वो सारे ईवीएम के फॉरेंसिक जांच की मांग करें। अच्छा, अगर ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की मांग करने में ये इसमें बुराई क्या है? अच्छा, आप देखिए कि वोट के दौरान में 2 मई को एक सेकंड चॉइस जो है फॉरेंसिक जांच की मांग की मैं बात बताता हूं आपको। बाद जो रिजल्ट आया है, आप रिजल्ट को देखिए कि वोट शेयर अखिलेश यादव का 54-57 से उठ करके कितना ऊपर चला गया। हाँ, बहुत ऊपर चला गया, सीटें भी बढ़ गई। सीट में थी वो कितने बिल्कुल इसी ईवीएम से नतीजा आए हैं और बीजेपी की सीट भी घट गई। नहीं, एक सेकंड देखिए, ईवीएम में यही तो सवाल है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा किया गया। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, आप लगातार बोलेंगे तो बात भी नहीं पूरी हो पाएगी। आपने बोला कि फॉरेंसिक जांच करा लेनी चाहिए ईवीएम की, यह बात तो अखिलेश यादव भी नहीं कह रहे। लेकिन आपने बोला कि देखिए उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है, इसलिए देश से अलग है। देश के दिल की धड़कन है उत्तर प्रदेश। इस देश के अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। अब आप कहानी पूरी सुनिए। देखिए, बीते 1 साल के अंदर 2 जीतें होती हैं। पहली जीत होती है ममता बनर्जी की 2 मई को 2021 के अंदर, जो कि जीतती है चुनाव। बीजेपी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, 3 से 77 पे आती है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाती है। वहां वोट की चोरी नहीं होती। वहां ईवीएम जो 2 दिन पहले तक गलत काम कर रहे थे, लेकिन जीत के बाद वो गलत काम नहीं करते। ऑन रिकॉर्ड टीएमसी के नेताओं का बयान है कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है हमें हराने के लिए, लेकिन जिस दिन नतीजा आ जाता है ईवीएम की कहानी सब भूल जाते हैं। लेकिन 2 मई को इस देश के अंदर एक और नंगा नाच हुआ था जी। इस देश के अंदर, एक प्रदेश के अंदर ऐसी घटना घटी थी जो हम सबको, इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर देती है, जहां पर एक पार्टी चुनाव जीतती है और दूसरी पार्टी की औरतों के साथ जो जघन्य घटनाएं होती हैं वो किसी को बताने वाले नहीं है। घरों में लूटपाट होती है, उसकी लाइव शॉट हमने देखे हैं। 3 दिन तक जो खेल खेला जाता है उसको सबने रिकॉर्ड किया है सर।
लेकिन जीत तो कल भी हुई। 5 राज्यों के अंदर सरकारें बनी नहीं, 5 राज्यों के अंदर जीत हुई। आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी जीती। कहीं आपने यह हश्र देखा विपक्षियों के साथ, विरोधियों के साथ? देखिए, जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपके दिल में होता है। कई लोग महादेव का नाम लेते हैं तो उनके दिल में शंकर होते हैं। कई लोगों के मन के भावना ही कुछ और होती है, तो वो क्या कहेंगे? इसलिए आप कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, फॉरेंसिक जांच करा देनी चाहिए। लेट्स बी लॉजिकल। आप बोलिए कि भाई बीजेपी ने को पॉपुलर मैंडेट मिला, पॉपुलर मैंडेट आपको भी मिला, आपकी सरकार बनी, पॉपुलर मैंडेट बीजेपी को भी मिला। क्या आपको लगता है आचार्य जी, जो ममता बनर्जी कह रही है, जो शरद राव पवार कह रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं? उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस के दिन अब लद चुके हैं। और इसी बंगाल में आप ममता बनर्जी की जीत पे खुश हो रहे थे। आप लोग आप कह रहे थे देखिए बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई, आपका शून्य आया। देखिए अमीश देवगन जी, राजनीति में लोग अदलते बदलते रहते हैं, पाला भी बदलते रहते हैं। ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो भी कांग्रेस, ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी की एक अहम सदस्य थी। बहुत दिनों तक उनके छात्र जीवन से लेकर वो कांग्रेस में रहीं। उसके बाद वो अलग पार्टी बनाकर शरद पवार जी ने भी अलग पार्टी बनाई। ऐसे ही बहुत सी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से निकली हैं। और रीजनल पार्टीज को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मदद की है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो लालू जी की पार्टी रही हो, चाहे वो ममता जी की पार्टी रही। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी ने सबकी मदद की है। लेकिन विडंबना ये है कि बीजेपी से लड़ने से ज्यादा ये रीजनल पार्टियां सबसे पहले कांग्रेस को खत्म करना चाहती हैं। ठीक है, उनका अपनी पार्टी की लाइन हो सकती है। मैं दो बातें कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। अब रीजनल पार्टी कौन सी कांग्रेस को खत्म करना चाहेगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, बंगाल के अंदर आप ममता बनर्जी की जीत पे खुश हो रहे थे। अब सुनिए, अब पूरी कहानी सुनिए। महाराष्ट्र के अंदर आपको शरद राव पवार ने बोला कि आप शिवसेना के साथ चले जाइए, वहां चले गए। दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल को आप ही ने खड़ा करा सरकार बनवाकर। तो कांग्रेस का जनाधार की स्थिति को आप देखिए ना, हो क्या रहा है? अमीश देवगन जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी का जनाधार था क्या? और जब लेफ्ट का कब्जा था वेस्ट बंगाल में, तो क्या टीएमसी का जनाधार था क्या? जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन पर बैठा देती है और जनता जिसे चाहती है सिंहासन से उतार देती है। आप बताइए ना, यूपी के अंदर कांग्रेस कब से नहीं आई? आप बताइए। 30 साल से ज्यादा हो गए? 32 साल हो गए। बिहार के अंदर कितने साल हो गए? अच्छा, बंगाल के अंदर कितने साल हो गए? गुजरात के अंदर कितने साल हो गए? सुनिए ना, 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। लेकिन 2009 के अंदर यही उत्तर प्रदेश था, 22 सांसद दिए कांग्रेस ने। और सुनिए, आज भी हम बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पे जीती है। हम तो उससे डबल पार्टी हैं, हम तो 2 हैं। तो अगर आप ये कहो कि एक मिनट, अगर मायावती जी के लिए आप ये कहो, सुनिए, ये कहो कि मायावती जी की 1 सीट है, कांग्रेस की तो उससे डबल है। सुनिए, तो क्या मायावती जी का, एक मिनट, जनाधार को कम आंका जा सकता? देखिए, चुनाव जीतना अलग बात है, चुनाव का गणित है। ज्यादा वोट मिलेंगे तो जीत जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि सच झूठ हो जाए और झूठ सच हो जाए। आचार्य जी, ऑन अ लाइटर नोट, देखिए राहुल गांधी जी थोड़े चिल्ड आउट हैं, आइसक्रीम वगैरह भी खा रहे हैं। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ठंडा हम लोग चुनाव हार गए, हम उस हार को स्वीकार करते हैं। अब हम इस देश में रहें या ना रहें? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राजनीति छोड़ दे क्या? आपने बोला, एक सेकंड, आपने बोला अमीश जी, नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुनिए मायावती से बेहतर प्रदर्शन किया। अमीश जी, शहजाद जी, एक सेकंड, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना। आपने एक नैरेटिव बनाया मीडिया ने और बीजेपी से मिलकर बनाया कि साहब लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा की। ये नैरेटिव आपने बनाया। अब आपने नैरेटिव बना दिया, फिर कहते हो साहब कांग्रेस और बसपा ये पार्टी चुनाव से बाहर हो गए। अरे लड़ाई में जब आप घोषणा कर रहे हैं कि 2 पहलवान लड़ रहे हैं, एक चीज देखिए, तो होगा। एक चीज देखिए, नहीं अमीश जी, इन्होंने जब हमारे साथ पंजाब में हमने नैरेटिव बनाया, पंजाब में जो ग्राउंड था कि बीजेपी कंपटीशन में नहीं थी, तो बताया गया कि कंपटीशन में बीजेपी नहीं है। जो नहीं होगा मुकाबले में, उसको बताना पड़ेगा वो मुकाबले में नहीं है। मीडिया को गाली देंगे, G23 को गाली देंगे, अपने नेताओं को भी गाली देंगे। उसके बाद आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी? आपको लगता नहीं है कि अभी आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट बोला आपने? देखिए हमने मायावती से बेहतर प्रदर्शन किया। मायावती की 1 है, आपकी 2 सीटें। मायावती का वोट परसेंटेज आपसे ज्यादा है। एंड यू ऑल्सो नो द ट्रुथ, आपको सच्चाई पता है। अब आप बोलेंगे देखिए मायावती तो आप अपने एक विधायक को स्कूटी पे लेके आ सकती हैं। कांग्रेस को तो 3 व्हीलर चाहिए होगा। मुझे आप बताइए, जीत का आकलन क्या है?
वोट परसेंटेज है या सीट है? सीट के हिसाब से मैंने कहा कि कांग्रेस पर अभी हमारी दोषी बनाई है। फिर संजय कुमार एक सेकंड केवल एक सेकंड हमारा बड़ा उपलब्धि है। आचार्य जी ने अभी 5 मिनट पहले जब हमारा आकलन करना था तो कहा कि 41% वोट मिला, तो क्या हुआ? 59% वोट आपके खिलाफ है। खुद का आकलन करना है तो सीट के हिसाब से, हमारा आकलन करना है तो वोट के हिसाब से। दोनों बातें रखी। अगर मैं योगी आदित्यनाथ की आज रिकॉर्ड बुक खोलता हूं तो फर्स्ट सीएम टू रिटेन पावर इन 27 years, third CM to complete 5-year term tenure, first CM to complete a tenure within a second term, fifth CM with a consecutive term, first CM to return to power, BJP CM to return to power, और पहले सीएम जिसने नोएडा का जिंक्स भी तोड़ दिया। इसीलिए महंत योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी जीत है। मैं बार बार कह रहा हूं ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता था और इसलिए नोएडा नहीं आता था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ से ये मैंने सवाल पूछा कि आपने तोड़ा, उसने बोला मैं नोएडा की जनता को मेरा कुर्सी पे बना रहा हूं, मैं नोएडा की जनता को छोड़ दूं, ये बतौर मुख्यमंत्री मेरे लिए लाजिम नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जनता के लिए गया। कोविड के समय जाना जरूरी है था और मैं गया और मैं बार बार गया और ये सवाल का जवाब दिया। मैं इसको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। उनके पिता का निधन हो गया योगी आदित्यनाथ के, लेकिन कोविड की फर्स्ट वेव के बीच में वो नहीं गए क्योंकि जनता जनार्दन के पास वो जा रहे थे। उन्होंने बोला इसलिए मैं अपनी मां के पास नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैं अपने पिता की अंत्येष्टि पे भी नहीं जा पाया। मेरा परिवार, मेरी मां, मेरी बहन उत्तर प्रदेश की जनता है। मैं रुख करता हूं आपका। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जहां परिवारवाद की बेला है। अखिलेश जी हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी के सपुत्र हैं। उसके बाद राम गोपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, अक्षय यादव हैं, डिंपल यादव हैं, और कोई मैं मिस कर रहा हूं तो आप बता दीजिए। राम गोपाल यादव भी है। जी जी बताइए सर। आपका सवाल नहीं समझ। सवाल यही है मेरा, क्या आपको लगता है कि एक तरफ महंत थे जो कि बिना किसी दुर्भावना के सिर्फ शासन कर रहे थे पब्लिक के लिए, दूसरी तरफ परिवारवाद की बेला थी एक, क्योंकि पंजाब में भी बादल परिवार पूरा का पूरा चुनाव हार गया है। अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन आपने मुझे लगभग 39 मिनट बाद बोलने का अवसर दिया है, माफी चाहता हूं उसके लिए। तो मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव अभी हुए हैं उसमें एक तरफ समाजवादी पार्टी थी जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के साथ